सभी धड़कते दिलों तक, देखती हुई खूबसूरत सी आंखों तक हमारा मोहब्बत और शफकत, इज्जत और एहतराम भरा सलाम पहुंचे। नाज़रीन मोहतरम, तहे दिल से खुशामदीद इस्तकबाल आप सभी देखने वाले दोस्तों का आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे के और एक नए ताज़ा शुमारे में। और इस शुमारे को आप तक पहुंचाएंगे दो मेज़बान। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं हूं आपके साथ नाज़मा और मेरे साथ रहेंगी मेरी प्यारी अजीज दोस्त अरीबा। अरीबा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख करम है। बताइएगा कैसा जा रहा है आजकल का ये मौसम? बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे लगा आप पूछेंगे कैसा लगा, बर्फबारी हो चुकी है फाइनली। जी, वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब नाजरीन के साथ भी जरा शेयर करें अपने तजुर्बा। तो बताइएगा, जब आपने इस सीजन की पहली बर्फ आपने विटनेस की, एक्सपीरियंस की, कैसा रिएक्शन था? ऐसे मुझे बर्फ तो पसंद नहीं है, लेकिन आई थिंक इस बार का विंटर थोड़ा डिफरेंट था। एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हो गई कि हर किसी चीज़ का अपना एक मुकर्रर वक्त होता है और हमें उस मुकर्रर वक्त का इंतज़ार रहता है और ज़रूरी भी होता है वो चीज़ अपनी प्रेजेंस दिखाए। तो जब इस बार विंटर्स में चिलय कलान, खास तौर पे जब विंटर्स में चिलय कलान में बर्फ़ नहीं आई, तो आप जानते हैं पूरा कश्मीर वॉज वेरी सैड। हम लोग दुआएं कर रहे थे, नमाजें हो रही थी, क्योंकि बर्फ की ज़रूरत थी हर किसी अंदाज में, क्योंकि समर्स में यही बर्फ हमारे जो है पानी बन के हम तक पहुंचता है, या हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको इसकी ज़रूरत होती है एक वक्त पर। और जब ये बर्फ नहीं आई तो लोग बहुत उदास थे, या जो लोग बर्फ का जो है नज़ारा देखते हैं, लुत्फ उठाते हैं, बच्चे हमारे यहाँ के, क्योंकि हमारे जो यंग जनरेशन है या स्मॉल जनरेशन है जो अब अपब्रिंगिंग जिनकी हो रही है, वो बहुत आदी है इस बर्फ को देखने के, खेलने के या खाने के इनफैक्ट। तो वो चीज़ मिस हो रहा था। बट आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम पे मेहरबान हैं और हमेशा से थे, और थोड़ी देर से बट एटलीस्ट हमें विटनेस करने को मिला कि बर्फ आ गई। और बिल्कुल हकीकत। और इसमें अल्लाह ताला की एक हिकमत होती है, जिस तरह से आपने कहा कि एक वक्त होता है, हालांकि प्यारान आसान चले कलानस मज पेशीन, लेकिन अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि युस चिल बच्चो आसान सो कंतरा कोर आसान, हालांकि वो चिल बच्चस टाइम चले खुर्द अभी चल रहा है। और मैं रिसेंटली बात कर रही थी एक खातून से, वो शीन पे जरूर पे ये पे तविज इंश्योरेंस स्कूल आसे गसुन। और आप देख लें, हालांकि अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, सिर्फ नज़ारे के लिए नहीं बल्कि ये सन शूब शीन कशीर हंस शूब, और हम बहुत मुंतजर थे। अल्लाह ताला ने हमें नाउमीद नहीं किया, जिस तरह से आप बता रहे थे। अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, लाज रखी वो दुआओं की, और हम बहुत बेसब्रे लोग हैं। हमें हर एक चीज अपने हिसाब के मुताबिक अभी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। सिर्फ बर्फ को लेके नहीं, जिंदगी के मामलात को भी लेके अल्लाह ताला की जो टाइमिंग है वो बेहतर जानते हैं। मैंने कब क्या करना है, किसको क्या देना है, कितना देना है और कब देना है, बस इंसान को ही सब्र रखना है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि इस बंदे को कब किस चीज की जरूरत है। और कहते हैं ना, ताखीर में भी इंशाअल्लाह ताला खैर ही होती है। तो ये बात है। और अस वुच यथ शीनस मज होच वारिया के, और जिस तरह से अरीबा भी बता रही थी कि हम मायूस हो गए थे लेकिन नाउम्मीद नहीं हुए थे। वो कहते हैं ना, दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। खैर वापस यमो, अस वुच यथ मज कि वारियान जायन रोज यस बिजली सप्लाई सो रोज जरा डिस्टर्ब्ड, तो लेकिन जो हुकाम है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई की, बहुत अच्छे तरीके से वो जो है हाजिर रहे हर एक जगह पे जहाँ पे उनकी ज़रूरत थी। लेकिन आत्मश अक्सर ये चीज़ इस विचान के हम लोग बहुत लापरवाही बरतते हैं अरीबा। ऐसे वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा था ये कि हमारे हजरात पानवनी तुमो हियर बनमुस तिम तारिकू टिस्तार त्रावा क्या करा, वो कितना रिस्की काम है। तो आप ये चीज़ का ख्याल रखें। और इस मौसम में अगर आप जा रहे हैं सेहत अफजा मकामात पे, बिलखसूस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हरकुंछ, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह, स्लिप छवारिया ज्यादा, उसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि आपने किस तरह से वहां जाना है। और जो हमारे ट्रैफिक एडवाइजरीज है उनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। खैर बातें तो बहुत सारी है, बातें ये भी है कि यमन वनकस कांग्र नार तिहुंद ख्याल तवनी ज़रूरत, क्या सारी हिवी आसान की, और साथ में जो परिंदो चरिंद है उनका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। तिमन तह खेन खुरदनी वातिन वक्तस पे। फिलहाल वक्त ख्याल था वो इससे। और आज भी हमने एक बहुत प्यारी सी सौगात आप हजरात के लिए रखी हुई है। ये सौगात हम साथ मिल के समात करेंगे। उसके बाद जो है आज के मेहमान से भी मुलाकात करनी है। अरीबा हमें बताइएगा किन की आवाज में हम आज क्या पहुंचाएंगे? आज हमारे साथ कैलाश मेहरा हैं और इनकी कैलाश मेहरा जी माशाल्लाह हमारी वादी की शान है, जान है। तो इनकी आवाज में हम बहुत प्यारा सा एक नगमा आप तक पहुंचाएंगे। चलिए साथ मिलकर समात करें।
बैक फिर खुशावत इस्तकबाल नाजरीन मोहतरम कैलाश मेहरा जी ने आवाज मज वातनो ये खूबसूरत डल अस तोह ताम वमेद थवान ये डल आस तोह टार जरूर खचम अस वादी कश्मीर के हमारे मशहूर मारूफ एक हिस्टोरियन हैं ज़रीफ अहमद ज़रीफ साहब, वो ज़रा लिखते हैं, जो कि मैंने खुद लिखा हुआ है क्योंकि उम्र का ऐसा तकाजा है अरीबा कि हाफिजा साथ नहीं दे रहा। तिम च लेखान यख बदन कटकोश नजर, यख बदन कटकोश नजर हुंदुर हवा हर्स सुबह तोत हमामा नुन चाया छस दवा, नुन चाय छ दवा इसलिए तुह ति चेय सम लेखान तिथ पलव लगियो वंदस यमे अंद्र ठूलस नेर पूत, तिथ पलव लगियो वंदस यमे अंद्र ठूलस नेर पूत शीन थस आसन शबस गुलरेज बोजुन शूबिहा। मगर येतन सिर्फ गुलरेज योत बोजनावान कह तिम कथ वातनावान पन्ने नाजरीन तम यम वक्त अहम जरूरत आसान। अरीबा आपसे अगर मैं पूछूं अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि माशाल्लाह आप छोटे हो, वनकन क्या युस यंगस्टर्सन हुंद मसल छु जो उबर रहा है, जो बढ़ रहा है, तो क्या बासान वनकन कुस मसल छु यथ एड्रेस करने अहम जरूरत छ? आई थिंक राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट और इस टाइम पे ये चीज़ भी है, हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है और इससे अनएम्प्लॉयमेंट नाजरीन ये बहुत चीज़ों की एक जड़ बनती है, बिलखसूस ड्रग अब्यूज़ काफ़ी है, डिप्रेशन काफ़ी है और नतीजे चूँकि खुदा न खास्ता यंगस्टर्स इसमें बहुत मुलविस हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, मुतासिर इज़ द राइट वर्ड, मुतासिर हो रहे हैं। वजह चु बेसिक यह परेशानी यह टेंशन चूँकि बेरोजगारी और बेरोजगारी वनकन अरूजस पे। अब चूँकि वक्त है मेहमान से आपकी मुलाकात कराने का, तो ये कथ क्या बह वनकन करान तिकाज हमारे आज के मेहमान में और हम में ये बात जो है बहुत कॉमन है, बल्कि ये बात ही कॉमन है कि हमारे आज के मेहमान और जिस महकमे से ये ताल्लुक रखते हैं वो इदारा और हमारा इदारा इस बात को लेके बहुत काम कर रहा है, इस बात को लेके कोशिश है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर ये जो मामलात हमारे समाज में पनप रहे हैं या फिर जो मामलात हमारे समाज में ऑलरेडी है उन पे काम किया जाए और उन मामलात को जो है हम साथ मिलके उनका एक हल ढूंढ सकें। तो आज के मेहमान से हम मुलाकात करते हैं, वक्त को हम मजीद ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि आज जो टॉपिक हमने छेड़ा हुआ है, बल्कि हम जिस पे बात करने वाले हैं वो एक बहुत वसी मौजू है और इस हवाले से हमने एक मुतल्लिकीन को दावत दी है। हमने यहाँ वादी कश्मीर के एक मशहूर व मारूफ बैंक से इनकी वाबस्तगी है, हमने एक बैंकर साहब को यहाँ ताल्लुक इस हवाले से हमने उनको बुलाया है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो है रफ़ी अहमद मीर साहब हैं, ये AGM है, एक लीडिंग बैंक है जम्मू कश्मीर का और ये जो है हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, इनसे हमने सिलसिले गुफ्तगू को शुरू करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत इस्तकबाल आपका। वालेकुम सलाम नाज़िमा जी, अरीबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डीडी जो गुड मॉर्निंग J&K का प्रोग्राम है, डीडी कश्मीर का बहुत ही एक मारूफ प्रोग्राम है, इसमें मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास करके जो J&K से बाहर जो हमारे लोग रहते हैं, डायस्पोरा जो J&K का है, वो इस प्रोग्राम को बहुत शौक से सुनते हैं। सही। उसकी वजह ये है कि बेसिकली आई एम टॉकिंग आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी पोस्टेड था बाहर अपने इसके सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, तो वहाँ पे हमारा एक पॉइंट मेरा बनता था कि ये प्रोग्राम में किसी भी हालत में देखूं सुबह। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि चूंकि आप पहली दफा यहाँ आए हैं और हमारे प्रोग्राम का ना एक रूल है, यहाँ सच सच बोलना होता है, तो आपसे हमने पहले सच सुनना है कि प्रोग्राम देखते हैं तो कैसा लगता है। बिल्कुल मैं सही बात बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चूंकि हमें ऑफिस में निकलने का 8:30 से ही हम स्टार्ट करते हैं, टाइमिंग उसके बाद भी मेरा एक हमेशा कोशिश रहती है कि प्रोग्राम मैं देखूं। और ख़ास करके जब मैं बता रहा हूँ कि जब मैं आउटसाइड पोस्टेड था, J&K से बाहर पोस्टेड था, तो उन दिनों आई वुड मेक इट अ पॉइंट कि हम ये सुबह घर में बैठ के, अगर मेरी फैमिली साथ में होती थी या अकेला होता था मैं, तो ये प्रोग्राम में किसी भी सूरत में देखता ही देखता था, क्योंकि इससे जो सुबह सुबह जो एक घर की फील आ जाती थी, तो वो बहुत बढ़िया था। यहाँ के जो होस्ट हजरात हैं, हॉस्पिटैलिटी इस जो है इस और जो सेटअप आपने बनाया है यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सेटअप बनाया हुआ है। तो हमेशा से मेरा शौक था कि मैं इस प्रोग्राम में कभी आऊँ और देखूं कि ये जो कोजी एटमॉस्फेयर हो गया यहाँ पे है, उसको
یہ دیکھو ایکسپیرینس یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش قسمتی ہے میری کہ آپ نے مجھے یہاں تشریف آور ہوئے. اور ناظرین کو بتاتے چلے جب میر صاحب یہاں تشریف آور ہوئے تھے تو یہ سیٹ کو بہت دھیان سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اس بڑ شو کے اسٹوڈیو وچ چلے جی. ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے جب ایسے مہمان آتے ہیں اور پھر اس پروگرام کی تعریف کرتے ہیں. آپ سے میر صاحب بات کریں گے، تفصیلاً بات کریں گے، لیکن ایک وقفے پہ ہم نے جانا پڑے گا. ناظرین محترم، وقفے کے اس پار سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا. میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا، دل سے، اور خیبر او پی سی سیمنٹ سے. بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے. او پی سی گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ. گھر ہو یا ڈیم، بلڈنگ یا دکان، سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ، ٹائم ہے بچانا. ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان، کرو چاہے کوئی بھگتان، کسی وقت بھی کہیں بھی. سیف ہے، فاسٹ ہے، ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے. لین دین کے ہیں آپشنز کئی، آئی ایم پی ایس، این ای ایف ٹی، یو پی آئی بھی. 24 گھنٹے کرتے یہ کام، پیمنٹ آسان اور پیسے آرام. آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے. کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. Got it. سوچئے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں. اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے ہوں یا معذور ہوں تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا ہے. آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش. أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جین کے. اور جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کی جو ہماری مہمان سے ملاقات کرائی، آج کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ رفیع احمد میر صاحب، جو کہ یہاں ایک مشہور اور معروف بینک جموں اینڈ کشمیر سے رابطہ رکھتے ہیں. ان سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے. میر صاحب، اپنے پروگرام کی تو کافی تعریف کی، لیکن اب ہم آپ کی تعریف تھوڑی کرنا چاہتے ہیں. تو شروع کریں گے آپ کے سفر سے، آغاز سے، کہ آپ کہاں سے ہے، کہاں سے رابطہ رکھتے ہیں اور پڑھائی کا کیا سلسلہ رہا، کس طرح سے یہاں تک کا سفر طے ہوا. میرا تعلق سری نگر کے مضافاتی علاقہ ہے، رام باغ بالا اس کو بولتے ہیں، وہاں سے ہے. میری جو بنیادی تعلیم جو ہے، بیسکس جو میری ایجوکیشن ہے، وہ ایک گورنمنٹ اسکول سے ہوئی ہے جو پاس میں ہے، گورنمنٹ مڈل اسکول نٹی پورہ اس کو بولتے تھے اس وقت. ٹھیک. اس وقت شاید ہائی اسکول ہے، اس وقت مڈل اسکول تھا. تو لیکن ایک بات میں یہاں بولنا چاہتا ہوں کہ اسکول کا بڑا انفلوئنس رہا میرے اوپر. تو یہ ہے کہ جو اسکول میں جو دل جان سے جو ٹیچرز ہمارے وہاں پہ تھے، جو پڑھائی کراتے تھے، اور اس پہ ڈسپلن کا جو ایک معاملہ وہاں پہ تھا. ہر روز پی ٹی، ڈرل، مارچ پاس، اس کے ساتھ وہ فلوٹ بجانا، پھر ڈرمز بجانا، سائڈ ڈرمز بجانا. مطلب میں مشکل سے بول رہا ہوں کہ کوئی ایسے آج کا جو لیٹسٹ سے لیٹسٹ کوئی اسکول بھی ہوگا اس طریقے کا جو اس وقت یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی. مطلب کوئی گیم نہیں تھی جو وہاں پہ ہمیں ریگولرلی کھلایا جاتا تھا پڑھائی کے ساتھ ساتھ، تاکہ ہماری نشو نما بھی ہو جائے، دماغی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. تو اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. مطلب ہائی جمپ، لانگ جمپ، جیولن تھرو، ڈسکس تھرو، مطلب ان دنوں کی میں بات کر رہا ہوں. سرکاری اسکول کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی، میں سرکاری اسکول کی بات کر رہا ہوں. تو میرا جو ہے اس کے بعد پھر میٹریکولیشن میں نے
खालसा हाई स्कूल श्रीनगर से किया हुआ है. ठीक ठीक. अगेन अगर वो नहला था ये दहला था उसके ऊपर था. इट वाज लाइक कि मतलब वहाँ पे डिसिप्लिन का तो कोई मामला नहीं खालसा हाई स्कूल में. वहाँ पे जो हमारे हेड मास्टर साहब थे प्राणनाथ खुड़ा साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही डेडिकेटेड और स्ट्रिक्ट टीचर. मतलब आज तक मैंने उन जैसा कोई देखा हाँ एग्जैक्टली देखा नहीं. तो अगर आज भी मुझे बोलेंगे कि आज तक जो मेरी लाइफ है उस में सबसे ज्यादा असर जो किसी टीचर का रहा है वो खुड़ा साहब का रहा है. तो बच्चे टीचर्स भी मतलब उनके अंदर भी इतना खौफ रहता था सर का, और वो खुद भी हेडमास्टर होने के बावजूद भी 3-3, 4-4, 5-5 क्लासेस ले लेते हैं. वो ऐसे लोग थे ना जो दिल से कोई काम करते थे अपना फर्ज समझ के. बिल्कुल बिल्कुल. तो इन दोनों स्कूल्स का जो है मेरी जिंदगी को बहुत खासा असर पड़ा हुआ है. और उसके बाद स्ट्रिक्ट माहौल से बाहर आके अचानक से एसपी कॉलेज, तो एक बिल्कुल एक रेगुलेटेड माहौल से एक आजादाना माहौल में मैं गए. फिर हाँ बिल्कुल 10+2 मैंने वहाँ से किया. वो लास्ट ईयर्स थे कुछ जहाँ पे 10+2 वहाँ पे एसपी कॉलेज में हुआ करता था. उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है अमर सिंह कॉलेज में की है. उन दिनों कंप्यूटर्स का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन होता था क्योंकि तब तक सारा ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज मैनुअल, बट कंप्यूटर्स की इंट्रोडक्शन हुआ करती थी थोड़ी थोड़ी. कंप्यूटर्स आने लगे थे, ट्रेनिंग्स वगैरह होते रहे. तो उन दिनों मैंने भी एक डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में. बहुत खूब. फिर उसके बाद मैंने एमबीए के लिए फॉर्म भरा, 1-2 सेमेस्टर मैंने दिए वहाँ पे, बट इन द मीन टाइम मेरा सिलेक्शन हो गया एज गवर्नमेंट टीचर. तो मैं तजब्जुब में था कि शुड आई कंटिन्यू विद दिस एमबीए और शुड आई गो फॉर गवर्नमेंट टीचर, बट पीपल एडवाइज मी, लोगों ने मशवरा दिया नहीं आप जॉब ही करो, ठीक है, अच्छा है. तो देन आई ज्वाइंड एज गवर्नमेंट टीचर. उसके बाद मैंने बैंक में भी फॉर्म भरा था एज कैशियर कम क्लर्क, तो वहाँ पे भी मेरी सिलेक्शन हो गई. नहीं आप रुके वहीं पे, आप रुके जी. अच्छा, अभी तक मैं सोच रही थी कि आप बैंकिंग में कैसे आए. माशाल्लाह, फिर मुझे पता चला कि आपने एमबीए करा, तो बैंकिंग का वैसे मामला हो सकता है. मगर तुझे व्यापक टीचर ये इंटरेस्ट क्या हो टीचर हो सब बैंक नहीं, चांस था बेसिकली. समहाउ मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पे पोस्ट निकल गया, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया. अच्छा, ठीक. तो वो 5-6 महीने, मैंने ज्यादा टाइम नहीं किया, 5-6 महीने में गवर्नमेंट टीचर रहा. और उसके बाद बैंक में जब पोस्ट निकले तो फिर बैंक में मैंने ज्वाइन किया. पीपल एडवाइज, मेरे यार दोस्त जो थे उन्होंने मुझे एडवाइज किया कि नहीं बैंक बेटर है. देन वो तो जो भी मामला रहा उस वक्त, तो आई ज्वाइन द बैंक. फिर 96 में बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का पोस्ट निकला. आई अप्लाइड फॉर दैट एंड आई वाज सिलेक्टेड एज प्रोबेशनरी ऑफिसर इन 96. और तब से मैं बैंक में हूँ और असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हूँ. माशाल्लाह, नहीं बहुत खूबसूरत सफर रहा है आपका. हालांकि मेशु बासान, जिस तरह से आपका जो अंदाज़ बयां है ये हम एक्सेप्ट यहाँ पे करेंगे कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और इतना अच्छा लगता है सुनने में, मज़ा आता है कि तो ये सिर्फ टीचर ते वारिया असल रूद में, क्योंकि जो बच्चों से इंटरैक्ट करने का मामला रहता है जो इंसान दिलस्तान बात हो. खैर, इस पे हम आपकी ज़ात पे ही हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन वक्त का ज़रा ख्याल भी रखना पड़ता है. अच्छा, ऐसे आगाज़ समझते वानान कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो इतना रुझान है, तो आपके इस इदारे ने एक इनिशिएटिव लिया है यथ मज तुम कोशिश करान अनएम्प्लॉयमेंट कुन हदस तम इरेडिकेट करने. तो ये इनिशिएटिव न्योमुत अत नाव रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. अमिच कथ करान, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कथ करान, एक आम शख्स जो होता है, बिलखसूस अगर पानी कथ करो, सैनिस जहनस मज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तमिक बैंकस तो अत क्या पान वन लेन देन ये समझे तो ये कॉन्सेप्ट कर तो सोन क्लियर. बे वन तब ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कॉन्सेप्ट पान क्या खुद में ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमें बता दें. आपने सही बात बिल्कुल छेड़ी कि आपने सही ये बोला कि आज का हमारा जो मौजू है आरएसटी है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. लेकिन आपने बिल्कुल सही ये बात बोली कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा इसका मिशन, इसके पीछे क्या है, व्हाट द मिशन बिहाइंड दिस. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और बैंक्स भी इन्वॉल्व है. दैट मीन्स कि बहुत बड़ा एक मिशन है. आई कुड से लाइक कि ये अगर मैं इसको दुनिया का सबसे बड़ा मिशन भी बोलूं, ताकि आगे जब हम बात करेंगे तो ये समझ आएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मिशन कैसे है. ये जो एक मिशन है जिसका एक सब पार्ट है आरएसटीज, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो हमारा आज का मौजू है. तो जब तक हम
उस चीज पे बहस न करें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, तब तक मेरे ख्याल में ये तो आज के सब्जेक्ट के साथ भी और आज के प्रोग्राम के साथ भी नाइंसाफी होगी अगर वो कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट समझना आए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि जो मुझे लगता है आपने भी सुना होगा, 2-3 महीने पहले की बात है, नॉट लॉन्ग बिफोर, 3-4 महीने की बात है, आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कि जो हमारा मुल्क है इंडिया जो है, ये जो दूसरे नंबर पे मोस्ट पॉपुलस कंट्री हुआ करता था, सबसे आबादी वाला देश था, इसने चाइना को पीछे छोड़ के नंबर 1 मकाम हासिल किया आबादी के लिहाज से। हालांकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफिशियली शायद वही आमद है, ऑफिशियली है या नहीं है, बट नंबर्स जहां चेक करते हैं वो ऑफिशियली नहीं है, बट ये है कि उसके कहने के हिसाब से जो आज की डेट में इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री पहले नंबर पे है। अब हम इस चीज को कैसे देखेंगे, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेदर दिस इज ए बून और ए बेन, ये आबादी क्या है, ये अच्छा है या हमारे लिए सही नहीं है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, UNFPA है एक ऑर्गेनाइजेशन यूएन की, उनकी डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। उनकी डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, माशी तरक्की जो है, उसका बहुत हद तक इन्हिसार इस चीज पे है कि उसकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर जो वो डिफाइन करते हैं, वो ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है वर्किंग पॉपुलेशन और दूसरा है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। जो 15 साल से 64 साल के एज के लोग जो है उन्होंने डिफाइन किया उसको, ये वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक। और इससे परे जो लोग हैं यानी 15 साल से कम और 64 से ज्यादा, उनको नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में डिफाइन किया जाता है। अब हमारे कंट्री में इसका क्या तनासुब है, तो ये तनासुब इसमें है कि जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है दैट फॉर्म्स 67%, 67% है पूरी आबादी का वर्किंग, एग्जैक्टली। तो बाकी जो 33% बचा है जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। ये इसका मतलब नहीं कि 64 के बाद जो लोग हैं बेचारे काम नहीं करने, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट फॉर, इसके लिए ना डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने किया है ताकि इसको रेलेवेंस दिया जाए। तो उसके हिसाब से दैट मीन्स कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट इज डबल देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। तो UNFPA के हिसाब से ये है कि जिस कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा हो तो उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस ज्यादा हो जाते हैं। तो अकल का तकाजा भी यही है, जब वर्किंग लोग ज्यादा होंगे जब नॉन वर्किंग तो सीधी सी बात है। तब इसका मतलब है कि हमें एक डेमोग्राफिक गिफ्ट है इस कंट्री, सो वी कैन से इट इज ए डेमोग्राफिक गिफ्ट फॉर द कंट्री। अब जब डेमोग्राफिक गिफ्ट है तो हमें ये भी देखना है कि हमें इसके डिविडेंड्स मिलते हैं, डू वी गेट द डिविडेंड्स ऑफ दिस। तो इसके लिए हम कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे अगर नजर डालें, 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है आज, 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बहुत अच्छा ये जो है इंडिकेटर है। अगर हम अपने GDP की तरफ नजर दौड़ाएं 7 से 8% का ग्रोथ और कंसिस्टेंट ग्रोथ, बीच में जो कोविड का पीरियड आया था उसको छोड़ के, हालांकि उसके बाद भी जो इमीडिएटली मेरे ख्याल में जो इंडिया ने जो रिकवर किया इमीडिएटली, शायद ही किसी और कंट्री ने किया, क्योंकि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस वक्त रही, GECL, मैं बैंकिंग के लिहाज से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि GECL है, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लिमिट, और उसके बगैर भी बाकी इंटरेस्ट सबवेंशन, बहुत सारी जो स्कीमें इमीडिएटली कोविड के बाद गवर्नमेंट ने की इंडस्ट्रीज के लिए, बाकी बिजनेसेस के लिए, तो इमीडिएट रिकवरी हो गई हमारी उससे। और आज की डेट में जो है 7 से 8% का कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश बरकरार है बिल्कुल। तो रफ़ी साहब यहाँ पे हम आगे और भी बातचीत करेंगे, माजरत चाहती हूँ, आपको टोक रही हूँ, वक्फे का वक्त हो चला है। नाज़रीन एक वक्फा लेते हुए फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। गटि मजन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत।
इंडसलाइट। जी हाँ, गारंटी के साथ चलने वाला आजमूदा पायदार पिछले कई सालों से वादी में बिजली की कमी को दूर करने वाली इंडसलाइट सोलर एलईडी होम लाइटिंग, सोलर एलईडी, एलईडी बल्ब, एलईडी टॉर्चेस और सोलर लैंटर्न। इंडसलाइट लाइए, अंधेरा भगाइए। ऑथराइज स्टॉकिस्ट स्टार वैली सोलर, करुणनगर, श्रीनगर, सेल नंबर 7006694126। इसके अलावा इंडसलाइट प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर व लद्दाख में हर जगह दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम देख रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट शो जो सबसे ज़्यादा मशहूर और पसंदीदा है, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK जी। और आज के हमारे मेहमान हमारे साथ है रफ़ी अहमद मीर साहब है, जो कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के एक मशहूर और मारूफ बैंक से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। आज हमारे साथ वक्त निकाल कर आए हैं स्टूडियो और इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए आप हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे थे जी। बिल्कुल, इसको कंक्लूड करते हुए, क्योंकि मैं थोड़ा सा जैसे ई कॉमर्स में हमारा काफ़ी आई कैन से फ्लैश फ्लड, मुझे भी नहीं लगता मैंने कब अपना ये वॉलेट निकाला होगा अपने जेब से लास्ट टाइम एग्जैक्टली कैशलेस में। उसमें दैट मीन्स कि डिविडेंड्स हमें आ रहे हैं, जो हम बोल रहे थे कि डेमोग्राफिक गिफ्ट है, उसके डेमोग्राफिक डिविडेंड्स भी आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। एक ये है कि हम काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं स्टीयरिंग एट अस हार्ड। तो उनमें से एक जो है अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो लाखों लोग जो निकलते हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज से, तो वो जॉब मार्केट में आ जाते हैं और वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होती है उनको, क्योंकि काफ़ी सारी जो है सैचुरेशन आया हुआ है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर या कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो जॉब्स हैं उनमें सैचुरेशन आ गया है। तो उन बच्चों को जो है वो फिर अपने हिसाब से जो नहीं मिलता है, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं 20, 25, 30 साल पढ़ने के बाद उनको एक्सपेक्ट नहीं हो। दूसरी चीज़ में जो सबसे बड़ा फैक्टर एक और है कि जो हमारे रूरल लोग हैं जो कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी लाइवलीहुड के साथ वाबस्ता होते हैं, जब वो बच्चे भी अपनी डिग्रीज वगैरह करके वो भी फिर शिफ्ट करते हैं टू रूरल एरियाज, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट पे और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का मिशन है, अब इसमें एक व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अगर हम बोलते हैं कि जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट्स या बाकी चीज़ें ऑर्गेनाइज सारा ख़त्म हो गया है, इट कैन नॉट बी, मतलब रेप्लिकेट इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो व्हाट वुड वी डू? तो इसमें एक ही इलाज है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सही। नाज़िमा जी, आपको पता होगा कि हर अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया है उसने किसी मकसद से बनाया हुआ, हर किसी बंदे के अंदर सलाहियत ये मौजूद है। सिर्फ ये है कि उसके अंदर की वो सलाहियतों को कैसे उजागर किया जाए, उसको कैसे हैंड होल्डिंग की जाए। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी जो है काफ़ी स्कीम्स उन्होंने निकाली हैं ताकि लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें और अपने साथ अपने पाँव पे खड़ा होके कंट्री को भी जो है अपना भला करें। बिल्कुल सही। अच्छा रफी साहब, यह गि ये वन गलत कि अक्सर वुचान यपर किन खुदा सवाल पॉपुलेशन ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हेको वनित सती यपर किन एजुकेशन का भी अच्छा खासा हम लोगों का रुझान है, पढ़मित लिखमित तम पे अक्सर ध्यान दिवान कि वन अगर पोर गो नौकरी सरकारी नौकरी सो गि असल पोस्ट मिलून, यह माइंड सेट चेंज करने जरूरत। अक्सर लकचार पे बोजान आमुत कि कसब हबीबुल्ला, और ये मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये हबीबुल्ला उसमें समझ में बड़े तामत के ये छुकोस। फाइनली फिर मुझे समझ आया कि अल्लाह ताला को पसंद है ये कासिब। तथ कसबस कोशिश करान, अत बरियो तुई जू, अत पकनयो तुई ब्रो। यह ये स्कीम या फिर अत वनो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अत मुतलिक दीता थोड़ा बहुत आगाही कि ये छु क्या। आपकी बात में आगे बढ़ाऊं, जो आप बता रहे थे कि ये है जब मैं एम्प्लॉयमेंट में जाता हूं तो मैं एक बंदा एम्प्लॉय हो जाता हूं। ठीक है, हाँ। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले लूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
کے آگے اور بھی چانسز ہیں کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کو امپلائی کروں. 10 لوگوں کو 100 لوگوں کو. آپ نے جو صحیح بولا کہ اس میں زیادہ یہ ہے ریلیونس ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگوں کو بھی امپلائمنٹ میں لے آتے ہو. تو گورنمنٹ کی جیسے میں نے بتایا کہ کافی ساری اسکیمز ہیں جو کہ ہیلپ کرتی ہیں لوگوں کو اس سیلف امپلائمنٹ آنے کے لیے. جیسے پرائم منسٹرز امپلائمنٹ جنریشن پروگرام ہے, اسی طرح سے اسٹینڈ اپ انڈیا, مدرا, کافی ساری اسکیمیں ہیں. یا اسی طرح سے جو اربن ایریاز ہیں اس کے لیے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اسکیم ہے NULM, نیشنل اربن لائیولیہڈ مشن. اور اسی طریقے سے جو رورل ایریاز ہے ان کے لیے ہے جو منسٹری آف رورل, جس کا آپ پہلے ذکر کر رہے تھے, منسٹری آف رورل ڈیولپمنٹ, تو ان کی اسکیم ہے NULM, نیشنل اربن NRL, نیشنل رورل لائیولیہڈ مشن. تو یہ جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ بہت بڑا ورلڈ کا سب سے بڑا پروگرام آئی کوڈ سی لائک دیٹ کہ یہی ہے NULM. کیونکہ ہماری جو پہلے ہم نے بولا کہ یہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہماری جو رورل ایریاز میں آبادی دیٹ از مور دین 60%. تو اتنے لوگوں کے لیے یہ ایک پروگرام ہے NULM جو ہے NRLM, نیشنل رورل لائیولیہڈ مشن. سو یہ ایک امبریلا اسکیم ہے. دیٹ مینس کہ اس کے انڈر کافی ساری اور اسکیمز ہیں, جیسے کہ غریب کلیان یوجنا ہے, غریب جو سطح کے ہیں جو رورل ایریاز میں ان کو کیسے اوپر اٹھایا جائے. اسی طرح سے آپ نے نام سنا ہوگا سیلف ہیلپ گروپس کا. سیلف ہیلپ گروپ اسپیشلی جو ویمن کے لیے ہوتا ہے کہ 10 سے 25 تک کی جو لیڈیز آپس میں ملتی ہیں اور تھوڑا تھوڑا فنڈنگ کر کے جمع کرتی ہیں, اپنی سیونگز کرتی ہیں, چھوٹا موٹا کاروبار کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا بینک بناتی ہیں. اب ایسا سمجھو اٹس اے اسمال بینک. جیسے پول کریٹ کیا 10-20 عورتوں نے, لیڈیز نے, کچھ چھوٹا چھوٹا کام کر کے ایک بینک 10-20 ہزار 30 ہزار جمع کر دیے انہوں نے, اور یہ ایک ڈپازٹ بن جاتا ہے. کل کو اگر اپنے ہی جو کام کرتے ہیں اس میں ورکنگ کیپٹل کی تھوڑی سی ریکوائرمنٹ وغیرہ ہوتی ہے, اس میں وہ خرچ کرتے ہیں, اور یا کسی انڈیویجول لیڈی کو اگر اس میں سے کوئی گھر کا کوئی ضرورت کا کام کاج پڑے اس کو لینڈ کرتے ہیں اور اس کو ایزی انسٹالمنٹ سے واپس خود مختار بنانے کے لیے. اور یہ جو ہم اس کو مائکرو فائنانس کی ایک بہترین مثال کہہ سکتے ہیں جو ایسے چیز ہے. تو یہی جو یہ بھی اس NRLM کا ایک سب گروپ ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے یہ ہمارا اسی گورنمنٹ کے بغیر جو کچھ NGOز ہوتے ہیں, نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتے ہیں, وہ بھی بہت کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کا بھی یہی رول رہتا ہے کہ کیسے اپلفٹمنٹ کیا جائے سماج میں, لوگوں میں. تو اسی طرح کی ایک سنستھا تھی جو کرناٹکا میں تھی, اس کا نام تھا شری دھرمستھلم منجونتیشور ایجوکیشنل ٹرسٹ, جس کے بانی تھے شری وریندر ہیگڑے جی, ڈاکٹر وریندر ہیگڑے جی. انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ایک ٹرسٹ تھا, انہوں نے سوچا کیسے ہم لوگوں کا کام آسان بنائیں, ان کو کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. انہوں نے 2 بینکس کے ساتھ, جس میں سنڈیکیٹ بینک اور کینرا بینک 2 بینکس ہیں, ان کے ساتھ مل کے ایک سمجھو ایک یونٹ بنایا, انسٹیٹیوٹ بنایا, جس کا نام انہوں نے رکھا RUDSETI, RUDSETI, رورل ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف امپلائمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے, یہ ماڈل انہوں نے بنایا, اس ٹرسٹ نے بنایا. دھرمستھل ایک جگہ ہے کرناٹکا میں, انہوں نے وہاں پہ ایک یہ یونٹ بنایا, اور انہوں نے یہی کام کیا کہ جو رورل ایریاز میں کچھ لوگ تھے ان کو ان کی ہی سکلز جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا, ایجوکیشن سے اپ گریڈ کیا. تو ایجوکیشن سے, انفارمیشن سے ان کو سکلز دیے, ان کو ٹولز پرووائڈ کیے, اور بینک تو ساتھ میں تھے ہی, جہاں جہاں ان کو فائنانس کی ضرورت پڑی وہ فائنانس ان سے دلوایا. تو ان کو لگا یہ ماڈل بہت اچھا کام کرنے لگا. ان کی ہی سکلز یوز کر کے انہوں نے جو ہے ان کو سیلف امپلائی کیا, اور ساتھ ساتھ یہ جو پھر ایک انٹرپرینور بن جاتا ہے, چھوٹا انٹرپرینور, یہ اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو جوڑتا جا رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے منسٹری آف رورل ڈیولپمنٹ دیکھا کہ یہ ماڈل بہت بڑھیا کام کر رہا ہے, تو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. ایگزیکٹلی, وائی شوڈ وی ناٹ ریپلیکیٹ ان آل دا ڈسٹرکٹس آف انڈیا. تو یہ بیک گراؤنڈ دینا بہت ضروری تھا. تو اس سے ہمیں اب سمجھ آ جائے گا کہ کیوں RSTs. بالکل. ادروائز اگر ہم سیدھے RSTs پہ آ جاتے, دیٹس وائی تھوڑا سا مجھے ٹائم لینا, آپ مجھے
माफ करें इसमें नहीं आप आराम से कि युस अस मकसद छु ना ये तालीम हिज कथ छु ना करान एजुकेशन हमें खुद मुख्तार बनाती है अस एजुकेशन त्यूता इंडिपेंडेंट बनावान कि अस हेकान सोचती कैसे ब्रोह कन अथ फैलाने की हम सोच ही नहीं सकते। उसके बाद फिर जब अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो तो इंसान जिस मखमसे में आ जाता है वो बहुत मुश्किल है। तो आप ये बहुत एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। अथ में ज़रा अगर चूंकि अरीबा के जहन में भी ये सवाल होगा तो ये बात मैं ज़रा पूछ लूँ कि तह करूँ खुदायस हवाल इदारच कत या फिर इस प्लान की मिशन की आपने बात की, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आपने बात की, अगर अथ मज तफसीलन गो अख आम नफर युस वनक गामस मज वुछान कि बिलखसूस रूरल एरियाज के लिए ही है, आप उन्हें किस तरह से समझाएंगे कि ये छु क्या अथ कित तिम फायदे तुल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो आज का ये प्रोग्राम हो रहा है ये भी इसीलिए हो रहा है, आपको पता है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहे हैं लोगों को, बिल्कुल मकसद भी प्रोग्राम का यही है। तो उसमें एक पार्ट ये आज का भी आता है, मेरे ख्याल में ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे डिफरेंट जो हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स हैं और दूसरा होता है CFL सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके बाद हमारे जो रूरल एरियाज हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स करते हैं। ये हम अपने हिसाब से जो है जितना बैंकों से हो सकता है उनको टारगेट्स भी होते हैं डिफरेंट एजेंसी से ये करने का कि लोगों तक जो है फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाने का। इसी तरह से जो अपने अपने बैंक्स हैं अपने हिसाब से जो है फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने अपने जो उनके चैनल्स होते हैं, मीडिया चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू पहुंचाते हैं। अब चूंकि हम स्पेसिफिक RST की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, RSTs में क्या है कि अब हम इसकी RST की ट्रेनिंग पे आ जाते हैं। RST में पहले क्या होता है कि एक डायरेक्टर होता है कि जो बैंक का एक सीनियर लेवल ऑफिसर होता है। पहले मैं बताऊं कि ये हमारे जो 20 डिस्ट्रिक्ट में एक एक RST है इस वक्त। तो इसमें जो कि पहले जो आपने बोला कि ये लीड बैंक का रोल होता है, ये दिया जाता है लीड बैंक को। तो J&K बैंक जो है ये 12 डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक का रोल कर रहा है। अच्छा। और बाकी जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं UT के, J&K UT के, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है लीड बैंक का रोल कर रहा है। तो उसी हिसाब से जो है हमारी 20 RSTs जो है 12 J&K बैंक करता है और 8 जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अब हर RST में क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है जो कि एक सीनियर लेवल का ऑफिसर होता है J&K बैंक से, मतलब अपने अपने बैंक से। स्टेट बैंक में स्टेट बैंक का होगा, J&K बैंक में J&K बैंक का होगा। फिर फैकल्टी होती है, फैकल्टी को भी बड़ा अच्छी तरह से जो उसका सिलेक्शन किया जाता है फ्रॉम द सोसाइटी कि वो फैकल्टी जो उनको पढ़ाती है वहाँ पे। उसके बाद और भी सब स्टाफ होता है उसके अंदर। और जो ट्रेनिंग्स होती हैं इसमें 3 मैं इसको सब सेक्टर्स में करूंगा डिवाइड। देखो ट्रेनिंग जो होती है ये 20 से 35 बंदों की एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जो बनता है, 20 से 35 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। और उसमें से भी जो है 70% जो होने चाहिए वो हमारे BPL होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं 30 बंदों को ट्रेनिंग दे रहा हूं तो 20 जो है उसमें BPL कैंडिडेट्स होने चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग तो 1 से 6 वीक्स तक होती है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा कोर्स है। कोई कोर्स होता है जिसमें 1 वीक की जरूरत पड़ेगी, कोई में 3 या 6, मैक्सिमम 6 तक होता है। लेकिन हैंड होल्डिंग जो हमारी रहती है, जो हमारी वाबस्तगी इस कैंडिडेट के साथ रहती है, ये इस 1 या 6 महीने तक नहीं, 6 वीक तक नहीं रहती है। ये हमारा कम से कम 2 साल तक रहता है कि हमारा जो इट इज नॉट लाइक दिस, जैसे मैं टेलरिंग का किसी को कोर्स सिखाता हूँ, ठीक है, वो तो जाके बाहर टेलर मास्टर से भी जाके सीख सकता है और उसके पास काम करके तो वो सीख लिया, हाँ, एम्प्लॉयड हो गया, ठीक है ना, इनकम अर्निंग तो हो गया ना। लेकिन RSTs का मकसद इनकम अर्निंग नहीं है। RSTs का मतलब है नंबर टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैं अपना कोई काम करके खड़ा करूं, दैट इज द सेकंड स्टेप। पहले तो इनकम अर्निंग है हो गया, वो तो बाहर बंदा सीखेगा किसी टेलर मास्टर जाके बैठ के उसके साथ इनकम सीखेगा। दूसरा जो है फिर स्टेप आ जाता है इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना कोई यूनिट खड़ा कर रहा है। और तीसरा हम इसको तीसरे स्टेज पे लेना चाहते हैं, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। दैट इज कि जहां पे इसको लगे कि मैं अकेला जो हूं ये काम संभाल नहीं पा रहा हूं, इतना उसके साथ स्किल आना चाहिए, काम आना चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए कि उसको लगे कि मुझे
अपने साथ साथ और 2-3 बंदों को भी लगाना चाहिए। हम भी अपने साथ साथ जो है बहुत से लोगों को चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एक माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम होती है और साथ में हमारे कुछ कमर्शियल्स भी होते हैं जो हमने नाजरीन को भी दिखाने होते हैं, वो भी साथ लिए चलते हैं। तो नाजरीन कमर्शियल देखते हैं, कमर्शियल से जल्द लौट के आते हैं और सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एंडोस्लाइड, जी हाँ, गारंटी के साथ चलने वाला आजमूदा, पायदार, पिछले कई सालों से वादी में बिजली की कमी को दूर करने वाली एंडोस्लाइड सोलर एलईडी होम लाइटिंग, सोलर एलईडी, एलईडी बल्ब, एलईडी टॉर्चेस और सोलर लैंटर्न। एंडोस्लाइड लाइए, अंधेरा भगाइए। ऑथराइज स्टॉकिस्ट स्टार वैली सोलर, करोनगर, श्रीनगर, सेल नंबर 7006694126। इसके अलावा एंडोस्लाइड प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर व लद्दाख में हर जगह दस्तयाब है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और आज के हमारे मेहमान हमारे साथ रफ़ी अहमद मीर साहब है जो कि एक लीड बैंक से है CSR इन कम्युनिकेशंस, और आज उनसे हम RSTs के बारे में बात कर रहे हैं और आपने उनके बारे में काफ़ी जानकारी हमें दी। लेकिन अभी ये बताइए कि अगर एक आम इंसान जिसे इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, किस तरीके से वो अप्रोच करे इस ट्रेनिंग सेशन के लिए, आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जी रीवा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये कि पहले लोग पहुंचें कैसे, एक्सेस कैसे करें। तो इसमें सबसे बड़ा जो है, जो कि कोई भी RST जो है वो स्टार्ट में, शुरू में एक एनुअल एक्शन प्लान बनाता है। वो डिपेंड करता है कि वो पहले कैंप्स करते हैं अपने अपने विलेज में, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में है ये, वहाँ पे जो विलेज होते हैं वहाँ पे जाके कैंप करते हैं। वहाँ मतलब हम खुद ही अप्रोच करते हैं वहाँ पे। इट्स नॉट दैट दे हैव टू अप्रोच, सब्सिक्वेंट प्रोसेस हो सकता है कि वो भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन इनिशिएटिव हमारा भी रहता है, RSTs का भी रहता है कि वो अप्रोच करें विलेज के अंदर और वहाँ पे रजिस्टर करें बच्चों को, कैंडिडेट्स को रजिस्टर करें और ये भी देखें कि किस कैंडिडेट का रुझान किस चीज की तरफ है, क्योंकि स्किल्स डिफरेंट टाइप की होती है। अच्छा, ठीक। स्किल्स डिफरेंट है, कोई ब्यूटी कोर्स करना चाहता है, कोई टेलरिंग करना चाहता है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहता है, डिफरेंट कोर्सेज हैं। अब किसका रुझान किसकी तरफ है, और उसमें भी दो चीजें हैं। हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वहाँ पे 2 लेवल्स की होती है। एक लेवल 1 होती है, वो है जो जिसका अभी कोई स्किल विकिल नहीं है, वो चाहता है कि मैं ये काम करूं लेकिन स्किल्स नहीं, वो लेवल 1 ट्रेनिंग्स होती है। और इसके बाद जो कोई है ऑलरेडी, जैसे कोई तरखान का काम कर रहा है, घर में उसका चल रहा है और वो उसमें एक्सेल करना चाहता है, ठीक है, तो उसको लेवल 2 ट्रेनिंग दी जाती है जिसको रीस्किलिंग कहेंगे, ठीक है। तो 2 टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं और हर अब RST के प्रोग्राम और बाकी प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में फर्क बहुत ज्यादा ये जो है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है, EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हर ट्रेनिंग का पार्ट बनता ही बनता है, चाहे आप टेलरिंग का कर रहे हो, किसी और चीज का कर रहे हो, लेकिन EDP आपको करना है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उसमें क्या सिखाया जाता है कि जैसे हार्ड स्किल्स तो सिखाए जाते हैं, आप किसी चीज में काम करना चाहते हैं तो वो हार्ड स्किल्स हो गई, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये होता है कि जो टेंजिबल चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि मैं एग्जांपल एक देख सकता हूँ, जैसे मेरी विसिनिटी में 2 दुकानदार हैं, एक ही चीज़ दोनों के पास मिलता है, एक ही रेट मिलती है, लेकिन कई लोग जो हैं वो एक को प्रेफर करते हैं, मैक्सिमम लोग मार्केटिंग स्किल्स वगैरह। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका बिहेवियर उसका होता है। दिस इज व्हाट सॉफ्ट स्किल्स अबाउट, ठीक है ना। उसको ये भी सिखाया जाता है कि भाई आपको कैसे अट्रैक्ट करना, कम्युनिकेशन, उसको ये भी सिखा, एग्जैक्टली मार्केटिंग, आपने सही बात बोली, मार्केटिंग कैसे किया जाए। आप ये नहीं कि आप घर बैठे पे काम करो, आपको उसको मार्केटिंग, आज काफी जो है आप बड़े विदाउट एनी एक्सपेंस आप मार्केटिंग कर सकते हो। देयर आर सो मेनी जो आपके चैनल्स हैं, वसाइल बहुत सारे हैं, है ना, जो विदाउट आप किसी तो आपको क्यों चुने वो आप उन्हें सिखाते हैं। हाँ, तो अरीबा का जो क्वेश्चन था पहले कि ये कैसे, तो मैंने आपको यही बोला कि पहले हम वहाँ पे जाके
वहाँ पे कैंप्स करते हैं, कैंप्स के बाद उनको सेग्रीगेट करते हैं, ग्रुप्स में रजिस्टर करते हैं, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग एनुअल एक्शन प्लान बन जाता है अपने हिसाब से कि पूरे साल में मैं क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम करूं, कहाँ पे करूं, और अकॉर्डिंगली जो है उन जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम बुलाते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। चूंकि रफी साहब ऐसा मामला है कि अस जरा वक्तुक ते ख्याल थवुन, यह तुथ मौजू यथ पे 2-3 प्रोग्राम नेरान आराम सान, इसलिए करो इस कोशिश अस जानो तह निश यह चीज कि तह करो खुदा सवाल प्रोग्रामन हिंज कत, तह फरमो ये कि अत मज मुख्तलिफ स्किल्स यथ कुन अकिस इंसानस रुझान आसे, अस वनतो कि अत मज कम कम प्रोग्राम्स अत मज क्या क्या इंक्लूड गछान। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जरूरी चीज है क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के हैं, जैसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, शीप रियरिंग है, ठीक है, कोई हनी बीज का जो एपीकल्चर जिसको बोलते हैं वो करता है, मशरूम कल्टीवेशन का है, फ्लोरिकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर का है। इसी तरह से कुछ प्रोडक्ट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि हम ड्रेस डिजाइनिंग करते हैं, विमेन डिजाइन या बाकी मेंस के अलग डिजाइनिंग होते हैं, हेयर कटिंग सैलून्स होते हैं, वो हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रोसेस प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि पंप वगैरह ठीक कराने के जो प्रोग्राम्स हैं, मोबाइल रिपेयरिंग के होते हैं, तो अलग अलग तरीके के हैं। इसको NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो है ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ही एक नेचर है, हाँ, नेशनल एकेडमी नेशनल एक्सीलेंस जो इसका है RSTs का एक मिनिस्ट्री के अंदर ही एक डिपार्टमेंट आता है, उसने 64 कोर्सेज किए हैं अप्रूव, हाँ, और हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अब हर कोई देखता है, जैसे कोई पापड़ का होगा लेकिन यहाँ पे पापड़ का नहीं होगा, तो उन्हें 64 कोर्सेज किए हैं जो मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में लगता है कि उनमें से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। हर किसी एरिया से उन्होंने जो प्रोग्राम्स किए हैं, मतलब कोई भी आप अगर सोचोगे तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, डेयरी फार्मिंग, जनरल प्रोग्राम्स या कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप, खाली यही EDP की ट्रेनिंग करेगा कि मेरे पास है स्किल, आई नो हाउ टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे खाली एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग आप दे दो, तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग है दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर EDP। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो है EDP जो मैंने आपको बोला, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप करेंगे, सॉफ्ट स्किल्स, उसके साथ साथ लैंग्वेज का भी थोड़ा सा सिखाया जाता है। ये भी एक मस्ट प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम है, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, कम्युनिकेशन इसमें कम्युनिकेशन इज द की हर एक चीज। एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी है कि बेसिक अकाउंटिंग, ये भी हर प्रोग्राम का पार्ट होता है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ये प्रोग्राम्स बनते ही बनते हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ऑल दीज प्रोग्राम्स, ठीक है। अब मैंने इसको 1 वीक 5 वीक 6 वीक तक जो भी कोर्स का ये रहेगा स्ट्रक्चर, अब उसके बाद मैंने इसको एक सर्टिफिकेट मिलती है जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन सेंटर से वो टेस्ट लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई भी आ गया तो बस ठीक है, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलती है, ही इज ए सर्टिफाइड पर्सन, इसने ट्रेनिंग की है RST से, ठीक है, और ये सर्टिफिकेट उसको किस काम आ जाती है, चाहे वो, हालांकि इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही मकसद है, लेकिन अगर कहीं वो वेज एम्प्लॉयमेंट भी करना चाहे उसको वहां भी एक क्वालिफिकेशन रहती है, भाई ये RST ट्रेंड है, ठीक है। और अगर उसको कहीं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के काम है तो कोई डिपार्टमेंट भी चाहे कि इसका कोई प्रोजेक्ट है, हाँ इसने RST ट्रेनिंग भी की है, तो वहां पे भी इसका ये काम आ जाता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अरीबा आज जरा खामोश है, ये खामोश इसलिए है क्योंकि मैं आई एम श्योर अरीबा सोचा कि बुक उसको स्किल है कर नहीं, मेरे जहन में आ रहा था कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो सिखा रहे हैं, उनको कैसे एम्प्लॉय किया जाता है, लाइक वो कैसे ट्रेंड है, मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन को कैसे चूज करके एम्प्लॉय किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो इसमें जैसे 2 तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे बंदा आ गया कोई, जैसे मैंने आपको बोला काफी ट्रेनिंग्स हम देते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट EDP स्किल डेवलपमेंट, वो तो हार्ड ट्रेनिंग जो उसको चाहिए, जो जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बंदा, उसके लिए तो मोबाइल रिपेयरिंग वाला ही बंदा होना चाहिए ना। इसको डोमेन स्किल क्वालिफाइड होते हैं बंदे जो कि मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड होते हैं। जैसे मेरे इलाके में एक बंदे को सर्टिफिकेट है कि भाई ये जो है मोबाइल रिपेयर्स में क्वालिफाइड बंदा है, वही ट्रेन कर सकता है। इट्स नॉट एनीबडी हम किसी को भी उठाएं भाई इसको ट्रेन करूं। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट भी मिलती है वो भी मिनिस्ट्री से मिलती है। आई कैन नॉट गिव माई सर्टिफिकेट ऑफ माई ओन, वो एग्जाम लेते हैं बाद में, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में। दैट मीन्स एवरीथिंग इज प्रोफेशनलाइज्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आ गया कोई बंदा शायद यहाँ बैठ के ट्रेनिंग कर ली तो हो गया भाई ये ट्रेंड हो गया तो चलो। और दूसरा जो है उसके बाद हमें ट्रैक करना है इसको कि
whether ये एम्प्लॉय हो या नहीं है, that is also my responsibility. I have to track this person for at least 2 years. Guide him. 2 साल तक ट्रैक करना है, गाइड करना है, हैंड होल्ड करना है. अगर उसको कहीं पे लोन की जरूरत पड़ती है तो मुझे इसको बैंक के साथ मिलाना है. यही बात पे हम जरा आएंगे. लोन का आपने जिक्र किया. अस आव ये समझ कि युस अस आम फहम ज़बान मज अगर इस कत करो, युस अस अख आम नफर छु, सु वनकन जरा बेरोजगार, सु चाहन अख स्केल गस तमिस मज दिन. उन्होंने आपको अप्रोच किया, आपने उन्हें बाज़ाब्ता एक ट्रेनिंग दी. उसके बाद कशिर पे वनो कि तुम कोशिश कर गोस बठ लगुन, तम खतर तुम लोन ते दिवान. सह वन तव तफसीलन. तुम खुदा सवाल बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि मेक श्योर करान कि यह गि कुन जाय गुन कह रोजगार गमिस मिलुन. तम खतर क्या तुम करान अगर तमिस लोन आसि जरूरत, तिम फराहम करान, तम पे तथ क्या इंटरेस्ट रोजान, तथ क्या मामला रोजान, सह ते वन तो. इंटरेस्ट की जो बात आपने की वो डिपेंड करता है कि मैंने बोला ना आपकी वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, तो डिपेंड करता है वो किस स्किल सेट में फॉल करता है. कोई इंडस्ट्रीज के रिलेटेड फॉल करता है, कोई किसी चीज के साथ. वो लोन्स ऑलरेडी उनके हैं, लेकिन ये हमें डायरेक्शंस हैं मिनिस्ट्री की तरफ से और बैंक ने भी आगे डायरेक्शंस दिए हैं कि इनको प्रायोरिटी दिया जाए. तो मतलब प्रायोरिटी तो इनको मिलती है, डेफिनेटली मिलती है. और दूसरी हैंड होल्डिंग मिलती है. जो आरएसटी है इसका काम वहीं पे नहीं खत्म हो जाता है, इसका सर्टिफिकेट मिल गई होगी. मुझे रिपोर्ट करना है. मैंने अगर 100 बंदे ट्रेन किए हैं तो इसमें से एम्प्लॉय कितने हो गए हैं, आई हैव टू रिपोर्ट इट टू द मिनिस्ट्री. अगर हम आपसे यही सवाल पूछे कि आपने रिपोर्ट करना होता है, अगर वही रिपोर्ट आप हमें थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि तो क्या बासा वनुक तामत कत्या हजरात आसन यमन अम सित फायदा आस मिलियो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे ना तो 42 लाख जो आरएसटीज ने पूरे इंडिया में जो है 590 आरएसटीज हैं इस वक्त, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं 590 हैं. बहुत खूब. यहाँ पे जो हम जेके बैंक चला रहा है वो 12 चला रहा है. पूरे वास्ट इंडिया की बात करें हम तो 590 आरएसटीज हैं. तो उन्होंने 42 लाख यूथ को जो है ट्रेन किया है, 42 लाख. और उसमें से जो एम्प्लॉय हो गए हैं वो 33 लाख हैं. और अगर हम जे.एंड.के की बात करें, जो आरएसटीज टोटल हमारी 20 चल रही हैं, यहाँ पे हमने जो है 91,789 लोगों को ट्रेन किया हुआ है. और उसमें से एम्प्लॉयड कितने हो गए हैं, 66,507. ग्रेट. और उसमें से जो अगर देखेंगे बैंक फाइनेंस कितने लोगों ने लिया है, वो है 33,000 लोगों ने बैंक फाइनेंस लिया हुआ है. और कुछ लोगों ने सेल्फ अपना जो किया है. तो अब ये भी नहीं है कि मैं बताऊंगा भाई ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए. देयर उसमें भी एक होता है कि मैं किसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलूं, कि मैं ऐसे आई कैन रिपोर्टेड लाइक दैट कि मैंने उठा के भाई ये इतने सर इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए. अब मैंने उसका भी जवाब देना है आगे मिनिस्ट्री को. उसमें भी मैंने ट्रैक करना है कि अगर मिनिमम जो इसमें है, जैसे मैंने ट्रेनिंग खत्म की, इसको सर्टिफिकेट मिली और उसके बाद 3-4 महीने के अंदर इसने 5,000 रुपए कमाना शुरू किया मिनिमम. प्रॉफिट मार्जिन. हाँ एग्जैक्टली 5,000 रुपए इसने कमाना शुरू किया और कंसिस्टेंटली 3 महीने तक कमाता रहा. तो एटलीस्ट आई स्टार्ट विद कि मैं इसको बोलता हूँ ये हो गया कि बहुत खूब, ये एम्प्लॉय. बहुत खूब. रफी साहब मतलब हर चीज में प्रोफेशन है. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आंख बंद करके कुछ भी बोलूं. इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत प्रोफेशनली हो रहा है. अब हम कुछ यहाँ पे सीखें ना सीखें, लेकिन ये जो कॉमर्स है ये हम थोड़ा बहुत आपसे सीख रहे हैं, क्योंकि ये मैं आगाज मज आर्ट्स को वसी मौजू वारिया और माशाल्लाह आप माहिर है, आप हम बहुत बेहतर जानते हैं. क्या अख मिनट निश टोटल बचमुत कह सो कत यस नाजरीन तम वातन जरूरी यस मिस गई, अख मिनट प्लीज. बिल्कुल बिल्कुल. ये जो प्रोग्राम है हमारे उन यूथ के लिए है जिनका हम चाहते हैं कि इनका खुद रोजगार बने और अपने साथ साथ जो है देश का भी भला करें. बिल्कुल. तो मैं उनको यही एक बात बोलूंगा कि एक ही आदमी है जो आपको आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो आप खुद हैं. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल. आरएसटीज गवर्नमेंट सबका काम यही होता है कि इसको कैसे वेंट दिया जाए इसके जो स्किल्स को, लेकिन आगे आप खुद ही आना है और उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है. मैं अभी से उन सब यूथ को बोलता हूँ अपने अपने आरएसटीज में जाइए, वहाँ अपना नाम रजिस्टर करिए और सही तरीके से जो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है एंटरप्रेन्योरशिप की वो ले लीजिए और उसका मकसद जो बैक में है वो करके आप इस्तेमाल करें, अपने पाँव पे खड़े हो जाइए. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ आवर होने के लिए और बिलखसूस जो आवाम के हित में एक बात थी जो पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी, इतने खूबसूरत अंदाज में आपने हम तक पहुँचाई. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ہم نے کوشش کی ہم ایک راہ دکھائیں, باقی اس راہ پہ چلنا آپ کا اپنا کام ہے اور ہم امید کرتے ہیں یہ کوشش ہماری آپ کو راست ضرور آئے گی, اس سے آپ استفادہ ضرور لیں گے. فی الحال آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیں, ہمارے مہمان کو, اریبہ کو, مجھے, ہماری پوری ٹیم کو. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ شو, نام ہے جس کا گڈ مارننگ.